हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम मध्यकालीन भारतीय समाज के विषय में चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने देखा था कि मध्यकालीन भारतीय समाज को प्रमुख रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में उपभोक्ता वर्ग, जिसमें जि- जो 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 जिसमें वह वर्ग आता है जिसका प्रोडक्शन करने में कोई लेना देना नहीं, केवल जो उपभोक्ता वो केवल उपभोग करता है। और इस वर्ग के अंदर उलेमा वर्ग और कुलीन वर्ग आता है। जबकि दूसरा वर्ग निम्न वर्ग, जिसके अंदर उत्पादनकर्ता, जो उत्पादन प्रोडक्शन करने वाले जो वर्ग हैं, उसके अंतर्गत दास वर्ग और कृषक वर्ग आता है। तो पिछले व्याख्यान में हमने उलेमा वर्ग की हमने चर्चा की कि जो मध्यकाल के अंदर जो मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग है उसको उलेमा वर्ग कहते हैं, और उलेमा वर्ग का है वो मध्यकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था और महत्वपूर्ण स्टेटस था। और किस प्रकार उसका प्रभाव है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय किस प्रकार कम हो जाता है, फिरोज तुगलक के समय किस प्रकार बढ़ जाता है, और अकबर के समय वापस किस तरह से कम हो जाता है, इसकी हमने चर्चा की। आज हम जो मध्यकालीन जो भारतीय समाज का एक जो महत्वपूर्ण उच्च वर्ग का एक जो महत्वपूर्ण वर्ग है, जो उपभोक्ता वर्ग था, उसको हम कुलीन वर्ग कहते हैं या जिसको सामंत वर्ग कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो सामंत वर्ग है जिसको उमरा भी कहा जाता है। और देखिएगा, ये सामंत जो वर्ग है, कुलीन वर्ग है, ये शासक वर्ग से ही आता था। और शासक वर्ग की तरह है वो जो सामंत वर्ग है या जिसको कुलीन वर्ग है, ये विलासिता का जीवन है वो व्यतीत करते थे। और उनका रहन सहन भी है जो शासकों की तरह ही है, और की तरह के ही होता था। और वे अपनी हैसियत के अनुसार बड़ी संख्या में है वो गायक रखते थे, कवि रखते थे, नाचने वाले रखते थे, बजाने वाले रखते थे। बहुत बड़ी संख्या के अंदर हाथी, घोड़े और साजो सामान, युद्ध का साजो सामान है वो रखते थे। तो समकालीन इतिहासकार ने जो अमीर वर्ग है या कुलीन वर्ग के विषय में लिखा है कि मध्य काल के अंदर जो सामंत वर्ग का रहन सहन है वो शासकों के अनुरूप ही था, शासकों की तरह ही था। और ये सुल्तानों की तरह उनके भी रहने के लिए एक भव्य महल होते थे, और जो सभी प्रकार के ऐशो आराम के जो साजो सामान है से सुसज्जित होते थे, जो उनके जो भव्य महल थे। और उनका खान पान और रहन सहन भी है वो सुल्तानों की भांति भी बड़ा ज़बरदस्त होता था। जैसे राजपूत सामंतों की हम बात करते हैं तो हालांकि जो 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 भारतीय संदर्भ में जो सामंत प्रथा है और राजस्थान की सामंत प्रथा थोड़ी अलग थी। उसकी उसकी जो विशेषताएं कुछ अलग है, उसका इसकी प्रकृति कुछ अलग देखते हैं हम। तो राजपूत सामंतों के जो आवास है वो भी बड़े भव्य होते थे, जिसको शीश महल है, रंग महल है, सुख महल है आदि नामों से है वो जाना जाता था। और इसमें सोने चांदी के पलंग है, कुर्सियाँ हैं, जो फर्नीचर्स है आदि हुआ करती थी। और इनके जो पर्दे हैं और बिछाने की जो चादरें हैं वो मखमल की होती थी, रेशमी होती थी, मतलब शाही होती थी। और यदि हम बलबन के जो समकालीन यदि हम एक जो सामंत किसली खां की की बात करें तो ये बलबन के समय का एक महत्वपूर्ण सामंत था। और इसने ये जो का सामंत है इतना भव्यपूर्ण जीवन व्यतीत करता कि 10,000 टंके है वो प्रतिवर्ष है अपने आश्रितों को वो इनाम के रूप में दे देता था। तो इस प्रकार यदि हम सामंतों की बात करें, जिनकी भव्यता की बात करें, जिनके ऐशोआराम की बात करें, तो उसमें जलालुद्दीन खिलजी के समय में मलिक कुतुबुद्दीन जो था उसने अपने लड़के की शादी में उस समय खिलजी वंश के शासन के समय है, उसने विवाह में 2 लाख टंके वो खर्च किए थे। 2 लाख टंके उस समय, इसका मतलब भव्यता का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं। इसी तरह से यदि अब जो आपके सिकंदर लोदी वंश के सुल्तानों की बात करें तो उसके समय में भी है वो जो एक सामंत था मियाँ काला, उसके पास लगभग 300 मन है वो सोना था। और सल्तनत काल में अमीरों की भांति जो मुग़ल काल के अमीरों की हम बात करते हैं तो मुग़ल काल के जो अमीर है वो भी अपने शासकों की तरह, बादशाहों की तरह ऐशो आराम का जीवन है वो व्यतीत करते थे। और उस समय के जो विदेशी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर जैसे विदेशी यात्री है, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है, वो ये वर्णन करते हैं अपने यात्रा वृत्तांतों में कि मुग़ल काल के अमीर वर्ग है वो बड़े शान शौकत का जीवन व्यतीत करते थे, ठाठ बाट से रहते थे। और उनका जो स्टेटस है यूरोप के शासकों से भी बेहतर था।
और एक उस समय क्या था कि एक सिद्धांत था जिसको ये कहा जिसको जिसको राजगामिता कानून कहते थे। तो इसमें ये कहा जाता था कि किसी अमीर की जब मृत्यु हो जाती थी तो उसकी संपत्ति है वो शाही खजाने में जमा हो जाती थी। तो इस नियम को देखते हुए ऐसा कहा जाता है कि जो अमीर वर्ग है वो अपने जीवन काल के अंदर ही वो इतना पैसा है, इतनी संपत्ति खर्च कर देते थे कि उनको लगता था कि बाद में तो हड़प लिया जाएगा, शाही खजाने में चला जाएगा। तो कई तो जो अमीर जो वर्ग इतने खर्च कर देते थे कि उन पर कई प्रकार का कर्ज है वो हो जाता था। तो इन अमीरों का विलासी जीवन न केवल अमीर है वो कुलीन वर्ग है, ये विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे, अपितु उनके पुत्र पुत्रियाँ भी है वो विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। तो इसके कारण से इनकी जो अमीर वर्ग है उनकी जो स्थिति है उनके जो करैक्टर उनका नैतिक पतन है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये ऐश्वर्य की जीवन में है वो अनाप शनाप पैसा करते थे। और जहांगीर के शासनकाल में हम देखते हैं तो इत्मादुद्दौला है या जहांगीर का जो आसफ खां है, नूरजहाँ का भाई आसफ खां है, या जहांगीर का पिता जो नूरजहाँ के पिता इत्मादुद्दौला है, या खुर्रम की बात करते हैं तो उनका निजी जीवन में इतना अधिक धन था कि वो किसी भी शासक से कम नहीं थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी तो लिखता है कि शाहजहाँ के समय में निम्न श्रेणी के मुग़ल अमीर की आय भी इतनी अधिक होती थी कि उसकी क्षमता बल्क और बुखारा के सम्राट भी नहीं कर सकते थे। मतलब एक निम्न श्रेणी के एक प्रकार से सामंत की चर्चा है, उच्च श्रेणी के सामंतों की स्थिति तो और ही ज़्यादा बेहतर थी। और बर्नियर तो ये वर्णन करता है कि ये अमीर वर्ग का जीवन इतना अधिक खर्चीला हो गया था कि उसमें से कई तो भारी मात्रा में वो कर्जदार भी हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य है कि मुगल काल के अंदर जो 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 आपके मध्यकाल के अंदर जो अमीर वर्ग है, जिसको उमरा वर्ग भी कहा जाता था, वो एक प्रकार से है इसकी स्थिति है वो शासकों की तरह थी, एक विलासिता का जीवन है वो व्यतीत करते थे। तो ये जो अमीर वर्ग है, इस जो अमीर वर्ग है उसमें जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मध्यकाल के अंदर जो कुलीन वर्ग है उसके अंदर जो विदेशी मुस्लिम्स थे वो एक प्रकार से है वो राज्य की सुरक्षा का दायित्व उनके ऊपर होता था और प्रशासन में उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी होती थी, जो सैनिक कार्य से लगे होते थे। तो ये विदेशी मुसलमान है वो एक प्रकार से हैं वो कुलीन वर्ग के अंदर है वो आते थे। तो इसमें एक जफ़र खां का उल्लेख मिलता है कि जफ़र खां एक अमीर था, वो इतना अमीर था कि घोड़े को भी वो प्रतिदिन है वो गुलाब के जल से वो स्नान कराता था, उसका स्नान कराता था। और इसके अलावा जैसे हम देखें कि आसफ खां है वो एक प्रकार से है उसकी दावत का है वो वर्णन टॉमस रो करता है कि आसफ खां एक दावत देता है तो उसके अंदर वो उसके जो फल फ्रूट्स है सर टॉमस रो वर्णन करता है कि जो समरकंद और बुखारा के फल है वो रखता है। और जो शाइस्त खां है वो जो शिवाजी का जो दमन करने के लिए जाता है, जो रात्रि आक्रमण होता है उसमें दक्षिण अभियान में वो 400 नर्तकियाँ उसके साथ थी। तो कहने का मतलब है कि शासकों की तरह वो विलासिता का जीवन है वो व्यतीत करता है और जहांगीर और शाहजहाँ के काल में इनकी विलासिता और बढ़ जाती है। तो एक तरह से क्या है कि ये जो अमीर वर्ग थे, इन अमीर वर्गों की जो नियुक्ति के आधार पर है इनको दो श्रेणी में विभाजित किया जाता था मुग़ल काल के अंदर। एक तो तैनात रकाब जो दरबार के अंदर तैनात होते थे, ऐसे अमीरों को तैनात रकाब कहा जाता था। और वो अमीर जिनकी नियुक्ति है वो प्रांतों में या सूबों में होती थी उसको तैनात सूबाजात कहा जाता था। तो नियुक्ति के आधार पर इन अमीरों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता था। तो सामान्यतः क्या है कि इनका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता था इन अमीरों का, तो ऐसी स्थिति में यदि एज यूजुअल रूटीन के अंदर यदि इनका तबादला किया जाता था तो ऐसी स्थिति के अंदर तो ये एक बार दरबार के अंदर उपस्थित होते थे। और जब भी किसी विभिन्न अवसरों के अंदर है वो भेंट है नजराना है वो शासक को देते थे। और विभिन्न त्योहारों पर शादी विवाहों के अवसर पर ये राज दरबार के अंदर है वो होते थे। और यदि कोई सामंत को अमीर को यदि कोई अपराध के कारण से यदि दूसरे स्थान पर इनको लगाया जाता था तो ऐसी स्थिति में वो दरबार में उपस्थित नहीं होते थे। तो इस तरह से क्या है कि ये जो अमीर है इन अमीरों के पास मतलब इनके पास पैसा इतना ज़्यादा होता था कि ये दूसरे कार्यों के अंदर व्यापार वाणिज्य के अंदर भी रुचि रखते थे। जैसे आसफ खां हैं उनको वाणिज्यिक गतिविधियों कॉमर्शियल गतिविधियों में काफ़ी रुचि थी और उन्होंने व्यापार से आसफ खां ने काफ़ी धन अर्जित कर लिया था।
और औरंगजेब के शासनकाल में शाइस्त खां है और मीर जुमला है, वो उन्होंने भी व्यापार से हैं, वो व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त होते थे। और शाइस्त खां है को तो जो एक तरह से इंटरनल व्यापार है उसमें बड़ी रुचि थी। और मीर जुमला के पास तो जहाज़ों का एक बेड़ा था, जिसके कारण से वो विदेशों से, फारस से, अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी व्यापार करता था। तो कहने का मतलब है कि इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। ट्रेड एंड कॉमर्स के द्वारा है ये अमीर है वो, उन्होंने काफ़ी पैसा है वो इकट्ठा कर लिया था। तो इन अमीरों की स्थिति है वो एक प्रकार से, एक तरह से एक अर्ध स्वायत्त सरकार की तरह से होती थी। और ये एक तरह से इन अमीरों को अपने खर्चे के लिए भी है वो काफ़ी रकम मिलती थी। जैसे यदि 5,000 का, क्योंकि ये मनसबदार का कार्य भी ये करते थे, जो एक तरह से सैन्य सहायता है, मुगल काल के अंदर स्थायी सेनानी होती थी, सैन्य सहायता देने का कार्य भी मनसबदार के पद पर भी ये एक तरह से नियुक्त होते थे। तो देखिएगा कि इन अमीरों का एक ये भी तो प्रभाव, ये जो अमीर वर्ग है इनका एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव भी हुआ। क्योंकि ये अमीर वर्ग है, उन्होंने ज़मीनें खरीदी और नए बाज़ार बनाए, फलों के बगीचे वो बनाए, तो जिससे फलों की अनेक नई किस्म विकसित हुई और इसकी लोकप्रियता बढ़ी। मुग़ल शासकों तो इन मुग़ल बादशाह और अमीरों को ही जाता है कि इन्होंने इस तरह से जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो की। तो इस तरह से क्या है कि एक तरह से सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो अमीर वर्ग होने पे जो मुग़ल काल में जो सरप्लस प्रोडक्शन हुआ उसमें अमीर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्योंकि अमीर वर्ग ने है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जो धर्मार्थ के जो कार्य हैं, जिसमें पुल बनाए, कुएँ, तालाब और बगीचे करवाए आदि, इन्होंने क्या है कि पुण्य जो कार्य वो भी किए। और ये कई अमीर वर्ग है उन्होंने कलाकारों को भी आश्रय दिया और अपने संगीतकारों को आश्रय दिया, जिससे चित्रकला है, संगीत कला है आदि जो सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो भी एक प्रकार से हैं वो विकसित है, वो होती है। तो कहने का तात्पर्य कि जो ये अमीर वर्ग है, इन अमीर वर्ग है उन्होंने एक प्रकार से मुग़ल काल के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी हैसियत है वो हो जाती है, स्टेटस है वो इनका अच्छा हो जाता है। और मुग़ल काल के अंदर तो क्या है कि जैसे अकबर है, अकबर ने जो हिंदू है उनको भी अमीर के पद पर है वो नियुक्त किया। जैसे टोडरमल है, बीरबल है जिसमें आते हैं। टोडरमल एक काबिल व्यक्ति था और वो राजस्व संबंधी मामलों का विशेषज्ञ था और ये अपनी योग्यता से दीवान के पद पर पहुंचा था। और बीरबल के बारे में तो आप जानते हैं कि अकबर का बहुत ही मुँह लगा था और अकबर ने जो सुलह की नीति अपनाई उसका उद्देश्य है वो एक प्रकार से इन विभिन्न जो धार्मिक मान्यता वाले सुन्नी है या जो शिया हैं या हिंदू है, इन सभी में आपस में जो सामंजस्य स्थापित करना था। तो एक तरह से अमीर वर्ग पर है वो न केवल विदेशी या भारतीय लोगों को नियुक्त किया इसने अकबर ने, अपितु इनके समय के अंदर है वो जो हिंदू है वो भी वो नियुक्त होते हैं। और जैसे औरंगजेब के शासनकाल की हम बात करते हैं तो उसके समय में भी अतरैली तो ये यहाँ तक कहता है कि औरंगजेब के समय में जो अमीरों की संख्या है वो हिंदू अमीरों की संख्या भी काफ़ी अधिक बढ़ गई थी। तो कहने का तात्पर्य कि जो अकबर है वो काफ़ी एक लिबरल था, लेकिन जैसे कि तैसा सिद्धांत के अंदर भी विश्वास करता था। यदि कोई अमीर है, यदि अधीनता स्वीकार नहीं करता था, अधीनता स्वीकार कर लेता था तो उसके प्रति उदारता का व्यवहार करता था। जैसे बैरम खां ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसकी हत्या जब हो जाती है तो उसकी विधवा से है वो अकबर शादी कर लेता है और उसका जो बेटा है जो बाद में अब्दुल रहीम खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसकी अकबर है वो प्रवेश करता है। तो जो मान लेता था और जो अकबर की सलाह को मान लेता था तो उससे एक साथ अच्छा व्यवहार करता था और एक तरह से जो नहीं करता था तो उसके प्रति वो संघर्ष का रुख है वो अपनाता था। तो अकबर के समय में भी जो उज़्बेक वगैरह हैं उन्होंने एक दल बन गया था, तो अकबर ने बैरम खां की सहायता से उस की विद्रोह का वो एक तरह से दमन किया था। लेकिन क्या है कि जैसे हम शाहजहाँ के काल की हम बात करते हैं, जहांगीर के जो काल के अंदर जो जहांगीर के काल की हम बात करते हैं तो जहांगीर के काल के अंदर क्या होता है कि उसका लड़का ज्येष्ठ पुत्र खुसरो विद्रोह कर देता है, खुर्रम विद्रोह कर देता है। तो इन विद्रोह का दमन है वो भी जहांगीर आसानी से कर देता आसफ खां की सहायता से। तो इस तरह से आसफ खां एक अमीर के पद पे था। तो अमीरों ने जो मुग़ल शासकों को है वो विभिन्न विद्रोह के दमन करने के अंदर भी उन्होंने सहयोग प्रदान किया। तो एक तरह से पॉजिटिव भूमिका है वो भी
जो अमीर वर्ग है उसकी हमें सामने आती है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि मुग़ल अमीर जो वर्ग है वो एक प्रकार से है, वो शासकों की तरह ही व्यवहार करते थे, और शासकों को जो मुग़ल शासक हैं मध्यकाल के अंदर है उनकी उनकी जो विभिन्न पक्ष विभिन्न जो नीतियाँ हैं उनको सक्सेस करने के अंदर है इस अमीर वर्ग है उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस तरह से मध्यकालीन जो अमीर वर्ग जिसको उमरा वर्ग कहते हैं उनका जो मध्यकालीन समाज के अंदर है वो महत्वपूर्ण स्थान था, और वो एक तरह से ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। जहाँ पर मध्यकाल के अंदर जैसे राजस्थान की हम बात करते थे, राजस्थान के अंदर सामंत वर्ग था जो इसमें बराबरी का संबंध था, और रक्त बंधुत्व पर आधारित राजस्थान के सामंत पर था। और इसमें सामंत है वो एक प्रकार से राजा का सलाह करते, जो महत्वपूर्ण एक तरह से सलाह देते थे, और सिक्के डालने की अनुमति भी उनको थी, और एक प्रकार से जो सिरोपाव लेने का अधिकार भी इनको था। तो इनका जो एक प्रकार से कई बार ये राजा की अवहेलना भी कर देते थे, इतना था। तो एक प्रकार से क्या है कि राजस्थान के अंदर भी सामंतों का काफ़ी प्रभाव था, लेकिन जब अकबर ने जो मुग़ल अधीनता स्वीकार कर ली, अकबर राजपूतों ने जो मुग़लों की अधीनता स्वीकार की अधीनता स्वीकार कर ली, उसके बाद में इसके जो राजस्थान के जो सामंत हैं उनकी जो एक तरह से ऐश्वर्य आराम के अंदर थोड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि अब एक प्रकार से उनके जो विशेषाधिकार है उनको कम कर दिया जाता है, और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है वो भी अंग्रेज़ों के शासनकाल तक आते रहते तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से क्या है कि राजस्थान के अंदर जी भी जो अमीर वर्ग है उनका महत्वपूर्ण स्थान था। ये भी राजस्थान के अमीर वर्ग भी जो प्रशासन के अंदर है और समाज के अंदर है, इनका महत्वपूर्ण स्थान है वो हम कह सकते हैं। तो इस तरह से मध्यकालीन जो समाज है उसमें अमीर वर्ग की वो महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगले व्याख्यान के अंदर है हम जो मध्यकालीन भारतीय समाज है उसके अंदर जो निम्न वर्ग है जिसमें दास वर्ग है, स्लेवरी है, उसकी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। तो स्लेवरी की और जो पीजेंट्स है उसकी स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले व्याख्यान में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।